सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर लिया था। कल थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आइसोमेरिज्म का, कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेजीनेस तो नहीं फील कर रहे हैं? ये तो नहीं कि घर में बैठे बैठे लेजी हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। एकदम एक्टिव रहना है, जबरदस्त। तो आइसोमेरिज्म को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कराया था, उसी को आगे थोड़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज और करेंगे। इस संडे को आपका ग्रुप 14 का टेस्ट है, सो वी रेडी फॉर दैट। टेस्ट ऑनलाइन होगा, उसका फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे होगा, क्या होगा। फिजिक्स की क्लासेज आज से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कल सुबह से लेकर शाम तक पावर ही नहीं था, तो इसलिए अदरवाइज सर चाहते थे कि इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको 1 घंटे का दें कि फिजिक्स क्या कैसे करना है, वो हो नहीं पाया। तो मैंने 11th वाला ही उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, आपने देखा होगा, जस्ट एक फील लाने के लिए। तो आज से सर की फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व, और बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैथ का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दूंगा। और आप मुझे जानते हैं कि मैं जो करूंगा वो रिलायबल होगा, टिकाऊ होगा, बिकाऊ नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, और आइसोमेरिज्म में जो हो जाएगा 22 ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे रिलेटेड चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि जनरल फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट उस सीरीज में आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो, उनके पोजीशंस डिफरेंट हो। फंक्शनल ग्रुप सेम बट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ the same functional groups। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, C4H9Cl। C4H9Cl अगर इसका एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें क्लोरीन यहां हो सकता है या क्लोरीन यहां हो सकता है। इट इज 1 क्लोरोब्यूटेन एंड इट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, डिफरेंट ये होना चाहिए, केवल नंबर। ये नंबर ही तो पोजीशन बताता है। तो अगर कोई दो आइसोमर्स पोजिशनल आइसोमर है या नहीं ये मालूम करना है तो क्या करना चाहिए? तुरंत दोनों का IUPAC नाम लिख देना चाहिए। और अगर दोनों का नाम सेम आता है, आइडेंटिकल आता है, केवल पोजीशन नंबर डिफर कर रहा है, देन दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स।
otherwise they will not be positional isomers. अगर हम यहीं पे मान लो लिखते CH3C CH3H CH2Cl, अगर देखें तो ये भी C4H9Cl है या नहीं? लेकिन इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये देखो नाम चेंज हो गया, क्लोरो मिथाइल प्रोपेन हो गया, ये क्लोरोब्यूटेन नहीं है। सो अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 and 3 तो कहेंगे कि 1 and 3 आर नॉट पोजिशनल आइसोमर, ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। 2 and 3 आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर समथिंग डिफरेंट। सो पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होना चाहिए, बैकबोन नहीं चेंज होना चाहिए, बैकबोन वही होना चाहिए। समझ गए? अब आ जाओ, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी positional isomer exist for डाइक्लोरोपेंटेन। अब देखो, इसका मतलब सभी के नाम में डाइक्लोरोपेंटेन तो रहेगा ही रहेगा, बस क्लोरीन की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 पहले जेमिनल लेते हैं। जेमिनल मतलब समझते हो ना? जेमिनल मतलब एट द सेम कार्बन, विसिनल मतलब एट द एडजेसेंट कार्बन। पहले जेमिनल डाइक्लोराइड लेते हैं, तो 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे यहां हो सकता है 1 डाइक्लोरोपेंटेन, दोनों क्लोरीन यहां हो सकता है, ये 1 है, ये 2 है, या फिर दोनों क्लोरीन यहां हो सकता है, ये 3 है। 4 नहीं होगा और दूसरे साइड से 2 हो जाएगा। अब डिफरेंट पोजीशंस पे क्लोरीन को रखते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे रखते हैं 2 क्लोरीन को। एडजेसेंट पोजीशन 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, विशनल में यही होगा एडजेसेंट पोजीशन में। अब अगर 1 3 लेते हैं तो ये हो सकता है, ये 1 3 पोजीशन हो गया, 1 2 3, या फिर ये भी हो सकता है 1 3, रिलेटिव पोजीशन बोल रहा हूं 1 3। और इसके बाद एक 1 4 पोजीशन हो जाएगा, और एक 1 5 पोजीशन हो जाएगा। इन सब का नाम डाइक्लोरोपेंटेन ही है, बस केवल क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पोजिशनल आइसोमरिज्म क्या है, हमें सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ डाइक्लोरोपेंटेन के कुल कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इसमें किसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, जब आएंगे काइरलिटी पे तो बात करेंगे। लेकिन प्रीलिमिनरी वर्क तो यही करना होगा, पहले तो ये ड्रॉ करना होगा।
आगे बढ़ो। अब अगर सपोज करो एक कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया गया है C7H8O, पूछा जा रहा है हाउ मेनी पोजिशनल isomers of alcohols exist assuming it to be an aromatic compound। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितने पोजिशनल अल्कोहल्स हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है तो एक बेंजीन रिंग होगा, तो एक बेंजीन रिंग अगर ले लिया तो 6 कार्बन उसी में चला गया, तो बच गया एक कार्बन, ये लो। अब OH के लिए क्या पोजीशन है? OH के लिए एक तो पोजीशन ये है कि यहीं पे आ जाए, या फिर रिंग में 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं, ऑर्थो क्रेसॉल हो सकता है, मेटा क्रेसॉल हो सकता है, मेटाक्रेसॉल हो सकता है, या फिर पैराक्रेसॉल हो सकता है। और इन सब में रिलेशन क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर ऑल आइसोमर्स विथ डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप OH, है या नहीं? सपोज करो एक सिचुएशन दिया जाता है आपको, कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18, इसका कुछ नाम रख लेते हैं X। X on monochlorination gives a single isomer. What is X and how many dichloro-derivative could be formed on chlorination? C8H18 CnH2n+2 एल्केन है। on monochlorination gives a single isomer। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि ऑल 18 हाइड्रोजन आर ऑफ सेम टाइप। कहीं पे क्लोरीन रख दो सेम आइसोमर है, यानी कि ये कंपाउंड हाईली 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 सिमेट्रिकल है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है आपको? C8H18 को सिमेट्री, मैक्सिमम सिमेट्री इसमें रखना है, तभी सभी हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले तो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दो इसको C4H9 में डिवाइड कर दो। अब C4H9 की स्ट्रक्चर ऐसी हो कि उसमें सभी हाइड्रोजन एक जैसे हो, इक्विवेलेंट हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो टर्सरी ब्यूटाइल होगा। यानी कि ये कुछ और नहीं, एक सिंपल सा कंपाउंड है ऐसा, और दोनों साइड वैसा ही होगा तो सिमेट्री आ जाएगी। ये है X, इसके सभी कार्बन इक्विवेलेंट हैं, बीच वाला दोनों छोड़ के सभी मिथाइल ग्रुप इक्विवेलेंट है। कहीं पे क्लोरीन रखो सेम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा या नहीं? इसकी जब मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो ये देगा क्या? CH3 C CH3 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 CH2 Cl। ये हो गया मोनोक्लोरिनेशन, X आइडेंटिफाई हो गया। अब डाइक्लोरिनेशन, तब मोनोक्लोरिनेशन वाले प्रोडक्ट में एक क्लोरीन रखने के लिए कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं? कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं? देखो, एक तो कि यहीं पे आ गया जेमिनल हो जाए, एक यहां पे आ जाए, ऊपर वाला और ये नीचे वाला मिथाइल एक जैसा है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, और इधर ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। तो एक इधर से, तो तीन डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 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 CH Cl2, ये हो जाएगा जेमिनल, या फिर CH3 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 CH2 CH3 CH2, एक क्लोरीन यहां एक यहां आ गया, या फिर एक क्लोरीन दूसरे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप में चला जाएगा, CH3 CH2 Cl CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। So 1 2 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ना है, अप्लाई करते चलना है। एक और सिचुएशन लो, कहा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा एक सिचुएशन देता हूं। आपने एक बार थोड़ा सा पढ़ रखा है इसलिए ये सब क्वेश्चन में ले रहा हूं, अदरवाइज फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन नहीं करना होता है। सपोज करो, कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन X has molecular formula C6H12, X does not decolorize
bromine water solution. X on monochlorination gives 3 isomers excluding stereoisomers. Introduce a structure of X. जरा देखो क्या है. X is C6H12. कल ही मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. अगर ये सैचुरेटेड होता तो C6H14 होता. As 1 degree of unsaturation. It does not decolorize bromine water. डबल बॉन्ड नहीं है. Has no pi bond. डबल बॉन्ड होता तो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिकलराइज हो जाता. वो एल्कीन का टेस्ट होता है, एल्कीन अल्काइन का. हैज नो पाई बॉन्ड. तो क्लियर हो गया कि रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है. सो इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड. अब साइक्लिक कंपाउंड में 6 कार्बन को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है. अब 6 कार्बन को लेके तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी बनता है हेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का. इसकी अगर हम क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन करेंगे तो ये एक सिंगल क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन देगा, क्योंकि सभी कार्बन इक्विवेलेंट हैं. अपने को चाहिए कितना? 3. ये नहीं है. अब धीरे धीरे रिंग साइज हम कम करेंगे. अगर हम साइक्लोपेंटेन लेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप बाहर आ जाएगा. अब अगर इसकी मोनोक्लोरिनेशन करनी हो तो इसमें कितने जगह पे मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है? थोड़ा सा फास्ट करते हैं, मैं केवल पॉइंट लगाऊंगा. यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है और यहां पे हो सकता है. ये वाला दोनों इक्विवेलेंट है. ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है. कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा? 4 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट. ये नहीं है, अपने को 3 चाहिए. अब फिर एक और कार्बन रिंग में से निकालेंगे, कम करेंगे तो ब्यूटेन आ गया, साइक्लोब्यूटेन. बचा 2. अब 2 कार्बन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? या तो वो इथाइल हो या 2 मिथाइल हो. अगर हम इथाइल ले लें तो इसमें क्लोरीनेशन कहां कहां हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5. इतने नॉन इक्विवेलेंट पोजीशन है. 5 मोनो क्लोरीनेशन प्रोडक्ट्स. ये भी नहीं है. अब फिर डाइमिथाइल. डाइमिथाइल में कई पॉसिबिलिटी हैं. दोनों मिथाइल एक ही जगह हो. अब अगर इसकी मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो 1, दोनों मिथाइल एक ही जैसा. 1, 2, 3. समझा कुछ? ये 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं. यानी कि ये एक करेक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है.
जमाना तो है मल्टीपल करेक्ट आंसर का, तो और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, देखते हैं जरा। पहले इसके आइसोमर में बना देता हूं। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप को डिफरेंट कार्बन पे रखें तो इसमें क्लोरीन कहां कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। अच्छा, ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है, ये वाला इक्विवेलेंट है, और यहां आ सकता है ये और ये इक्विवेलेंट है। इसमें भी 3 ही मिलेंगे, 3 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। ये भी आंसर है, समझे। CH2Cl, 2 and 3। तो ये भी करेक्ट है, ये तो था ही, ये तो था ही। और अभी देख रहे हैं एक और आंसर आएगा। अब ये दोनों मिथाइल को यहां ले लो, इसमें क्लोरीनेशन कहां कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है, यहां हो सकता है, ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है, यहां हो सकता है, ये और ये इक्विवेलेंट है। ये भी आंसर है, यानी कि डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन के सभी आइसोमर्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसलिए ये सभी आंसर है या नहीं। So all 3 positional isomers of dimethyl butane upon monochlorination gives 3 single monochlorination products. All 3 are answer. समझ गया। तो इस तरह से पोजिशनल आइसोमेरिज्म को देखना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं, उसके अंदर जो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ये यूज कैसे होगा। पोजिशनल आइसोमेरिज्म सबको पता है। अब आ जाओ तीसरा, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म have same functional group but different position of the parent chain, different position of the parent chain। समझ गए, पेरेंट चेन की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। देखते हैं, सपोज करो हमने एक कंपाउंड लिखा C5H12O, इसके अल्कोहल आइसोमर्स को लिखते हैं। अगर सभी नहीं लिखेंगे, चेन आइसोमर्स के एंगल से लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 पेंटानॉल, यानी कि पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। अब अगर हम यहां पे लेते हैं OH को, देन इट इज 2 मिथाइल 1, ये देखो ब्यूटानॉल, बदल गया पेरेंट चेन का लेंथ। एक और ले लो,
1 2 3, it is 2,2 dimethyl 1 प्रोपानॉल। इसीलिए मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो तो हम यूज ही कर रहे हैं हर जगह। 2,2 डाइमेथाइल प्रोपानॉल, क्या रिलेशन है इन तीनों में? दे आर चेन आइसोमर्स। 1 2 3 1 2 3 आर चेन आइसोमर्स। समझ गए? चेन आइसोमर में ज्यादा नहीं है। तो अब आ जाओ फोर्थ टाइप में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसे हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें एक आइसोमर में चेन होगा, ओपन चेन होगा, और एक में रिंग होगा। पेयर ऑफ आइसोमर्स इन विच one has a cyclic structure while other is acyclic। acyclic मतलब नॉन साइक्लिक। जैसे एक फॉर्मूला लिखते हैं C4H8। C4H8 को लेके इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, एज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है टर्मिनल पे, या बीच में हो सकता है। ये दोनों तो पोजिशनल आइसोमर हो गए, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। लेकिन अगर हम अनसैचुरेशन को रिंग में एकोमोडेट कर लें तो ये साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है। नाउ लेट अस नंबर 1 2 3 एंड 4। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है रिंग चेन, 1 + 3 1 + 4, एक में चेन है, एक में रिंग है। 2 + 3 2 + 4, they are all ring chain isomers। समझ गए? एक में रिंग, एक में चेन। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इसमें जेई में आया था, जरा सा उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन था, हाउ मेनी cyclic isomers exist for C4H6। C4H6 के कुल कितने साइक्लिक आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे? अब
C4H6 में अगर देखो तो इट हैज 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे पता चला? अगर ये सैचुरेटेड होता तो C4H10 होता, और C4H10 बनाने के लिए इसमें 2H2 ऐड करना पड़ेगा। सो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब हमसे पूछा है कितने रिंग स्ट्रक्चर, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वन रिंग कंज्यूम 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इससे जो रिंग बनेगा उसमें रिंग में तो चला जाएगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रह जाएगा पाई बॉन्ड के फॉर्म में, रहेगा या नहीं? यानी कि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में एक पाई बॉन्ड में लेंगे और एक रिंग के लिए ले लेंगे, और 4 कार्बन को लेके सबसे जो सिंपल पॉसिबिलिटी बनेगा वो साइक्लोब्यूटीन का बनेगा। देखो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूज हो गया, एक पाई बॉन्ड के लिए चला गया और एक रिंग में चला गया। लार्जेस्ट रिंग से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? रिंग साइज कम करना शुरू करेंगे। तो 4 से जब हम 3 पे आएंगे तो एक मिथाइल ग्रुप बाहर निकलेगा। अब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो रिंग में गया, एक पाई बॉन्ड भी लगाना है। अब पाई बॉन्ड के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? तो पाई बॉन्ड के लिए इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि बाहर ऐसे हो जाए, ये CH2 है, या फिर ऐसा हो कि वो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाए। अब रिंग के अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, जिस कार्बन पे मिथाइल है उसको लेते हुए, या फिर इस तरह से, है या नहीं? थ्री मेंबर से छोटा रिंग तो बनेगा नहीं। अब इसके आगे देखो क्या हम दोनों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिंग में एकोमोडेट कर सकते हैं? उसके लिए 2 रिंग बनाना पड़ेगा। बन सकता है, यहां देखो मैं बना रहा हूं। ये देखो बन गया बाइसाइक्लिक कंपाउंड। सबको लग रहा होगा क्या बन गया? ये देखो मैं वैलेंसी से दिखा देता हूं। CH2 इसे कहते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई बॉन्ड कॉमन हो 2 रिंग में, बॉन्ड कार्बन नहीं, अगर कोई बॉन्ड कॉमन हो 2 रिंग में तो उस कंपाउंड को हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। So, इसमें this bond is common in 2 ring and therefore it is bicyclic compounds. समझ गए? तो कुल कितने आइसोमर काउंट हुए? 1 2 3 4 एंड 5। उसका आंसर था 5। समझा? मैं जरा उसको फ्लिप करता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि उसमें कुल कितने एसाइक्लिक आइसोमर्स होंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर ले लेंगे तो बहुत कुछ उसमें आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए हाउ मेनी एसाइक्लिक isomers only structural for C4H6। अब देखो सबसे पहले तो 4 कार्बन को लेके
4 कार्बन को लेके स्केलेटन क्या क्या बन सकता है? 4 कार्बन को लेके एक तो लीनियर चेन का स्केलेटन बनेगा। अब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पहले लीनियर चेन में देख लेते हैं। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 पाई बॉन्ड के फॉर्मूला में हैवरिंग तो रहेगा नहीं। 2 pi bond can be present in the form of a triple bond or 2 double bond, a triple bond और 2 double bond। पहले ट्रिपल बॉन्ड की कहानी खत्म करते हैं, वही भी होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर लगाते हैं तो यहां पे लग सकता है 1 ब्यूटाइन या फिर बीच में लग सकता है 2 ब्यूटाइन। तो लीनियर चेन में ब्यूटाइन में यही 2 पोजिशनल आइसोमर्स हैं। अब इसके बाद 2 पाई बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 डबल बॉन्ड। अब 2 डबल बॉन्ड इसमें कहां कहां लग सकता है? थोड़ा मैं इसको आसान बनाता हूं लिखने में। 1 2 3 4 2 पाई बॉन्ड, they can be adjacent 1 2 और they can be C4 है ना, they can be like this। कॉन्जुगेशन में C4H6। तो ये तो हो गया 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया। अब कार्बन का चेन लेंथ जरा कम कर लो। देखो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन एक अलग चीज है, छोटी सी बात है, हो गई, लेकिन उसको किस तरह से यूज करना है। और अभी थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रियलाइज करना शुरू करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना क्या है, समझना क्या है, सीखना क्या है। अब 4 कार्बन को इस तरह से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता क्योंकि बीच वाला कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड है पहले से ही, तब 2 बॉन्ड और नहीं लग सकता वहां। सो इट कैन नॉट हैव ट्रिपल बॉन्ड, इट कैन नॉट बी अल्काइन। तो 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड ही लगेंगे और उन दोनों के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बनता है बस। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, इसमें 2 डबल बॉन्ड भी नहीं लग सकता। इसमें 2 डबल बॉन्ड भी नहीं लग सकता, डाइन भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये लगाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, 2 2 4 1 5, ये नहीं हो सकता, यही 4 होंगे बस, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गए एसाइक्लिक। चलो एक और सिचुएशन दिखाता हूं, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा नया। क्वेश्चन है, हाउ मेनी cyclic isomers with no pi bond exist for C5H8। C5H8 में कितने साइक्लिक आइसोमर्स बिना पाई बॉन्ड के रह सकते हैं? देखते हैं जरा। C5H8 हैज कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तुम बताओ, बोलो भाई। हैज 2 डिग्री ऑफ unsaturation. It
इट हैज 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। सैचुरेटेड होता तो C5H12 होता। अब दोनों अनसैचुरेशन को हमें रिंग में एडजस्ट करना है, तो 2 रिंग होना चाहिए। 2 रिंग के लिए अभी अभी मैंने आपको दिखाया था पॉसिबिलिटी बाइसाइक्लिक हो सकता है। अब देखते हैं, हमने एक 5 कार्बन का रिंग बनाया पहले इस तरह से, और इसको कर दिया बाइसाइक्लिक, ये लो कर दिया बाइसाइक्लिक। एक साइड में 4 हो गया, एक साइड में 3 हो गया। काउंट कर लो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब यहां के बाद काउंटिंग की नहीं रह जाती है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 5 कार्बन है, 2 रिंग है, तो 5 कार्बन वाले में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डाल देंगे। अब इसके अलावा और क्या, हम 4 कार्बन का रिंग बना के भी उसमें बाइसाइक्लिक कर सकते हैं। तो एक कार्बन बच गया, वो मिथाइल के फॉर्म में बाहर रहेगा, वो यहां रह सकता है, या फिर वो यहां पे रह सकता है। और कुछ हो सकता है, बताओ। हो सकता है अगर हम ऐसा करें कि जो एक्स्ट्रा कार्बन है उसको ब्रिज में ही दे दें। ये देखो यहां भी आ गया कार्बन, CH2 आ गया इस ब्रिज में। 1 2 3 4 5 काउंट करके देख लो, C5H8। यानी कि ये 4 तो पॉसिबिलिटी आ गए बाइसाइक्लिक में, आ गया ना। अब देखो एक और सिचुएशन इसमें मैं बनाता हूं। काउंट करो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करो, 2 4 6 8। ये सब CH2 है ना। इस कंपाउंड को कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरीन। As a carbon common in 2 ring, 2 रिंग में एक कार्बन कॉमन, तो ऐसे कंपाउंड को हम स्पाइरीन कहते हैं। तो मैंने पॉसिबिलिटी यहां से एक्सप्लोर किया आपको कि अगर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को एडजस्ट करना है 2 रिंग में, तो बाइसाइक्लिक हो सकता है, स्पाइरीन हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी आगे हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और फिर उसमें जीरो इन करना पड़ेगा कि अदर कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए। तो ये थी कहानी कुछ रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। अब इसके बाद आ जाओ 2 छोटे छोटे आइसोमेरिज्म है। कौन सा, 5th है 4th है? 5th, that is मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है जरा सा देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक फॉर्मूला है C4H10O। इसका
कुछ अल्कोहल आइसोमर में लिख रहा हूं। इट इज 1 ब्यूटानॉल, इट इज 2 ब्यूटानॉल। अब मैं कुछ ईथर आइसोमर लिखने जा रहा हूं। CH3 CH2 O CH2 CH3 डाइथाइल ईथर, CH3 CH2 CH2 O CH3। जब इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिखता हूं तो इस पर ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ये अगर हम देखें A एंड B को, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। A and B are positional isomers in which the principal functional group is not in the backbone of the parent chain. That is not in the backbone of the parent chain, that is on the chain. OH चेन के ऊपर है, चेन के ऊपर फ्लोट कर रहा है, चेन के अंदर नहीं है। जबकि यहां पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये बैकबोन में ही चेन के बीच में ये मूव कर रहा है। मेटामर्स आर पोजिशनल आइसोमर्स। Metamers are positional isomers in which the functional group changes its position in the chain, not on the chain. E and Q are positional isomers, but at the same time they are metamers also, because oxygen is changing its position in the chain. A and B are positional isomers but not metamers, because OH changing its position on the chain, not in the chain. इस पे जोर देना है, in the chain, on the chain। लिख लें जरा इसको। Metamers are positional isomers in which functional group changing its position in the parent chain. So P and Q are metamers as well as positional isomers. A and B are positional isomers but not metamers. तो हम कह सकते हैं कि मेटामेरिज्म पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एक सबसेट है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एक छोटा पार्ट है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एक छोटा बच्चा है या नहीं? All metamers are positional isomers, but all positional isomers are not metamers.
सही है कि नहीं? अब पॉइंट ये है कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में कौन मेटामेरिज्म शो करेगा। देखो, मेटामेरिज्म शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में होना चाहिए। अब चेन के बीच में अगर कोई ग्रुप है, ये तभी पॉसिबल है जो कम से कम 2 बॉन्ड बना सकता हो। कम से कम कौन बना सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मेटामेरिज्म शो करेंगे। समझ गए ना? चेन के बीच में होंगे। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा, ये 1 2 1 2 3 4, क्या हो गया ये हो गया एनिथाइल 1 ब्यूटेनामीन। अगर नाइट्रोजन को एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर दे, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? दे आर मेटामर्स। एमीन कैन शो मेटामेरिज्म। ऊपर ईथर मैंने आपको दिखाया ही, और कुछ ग्रुप में आपको दिखाता हूं। सपोज करो एक हम एस्टर लिखते हैं, मिथाइल पेंटानोएट। इसमें फंक्शनल ग्रुप कहां है? ये वाला पार्ट है फंक्शनल ग्रुप, और ये पेरेंट चेन का पार्ट है। ये लेफ्ट राइट शिफ्ट हो सकता है। 1 2 3 4 1 2 3, ये ले 1 2, ये लो। दे आर ऑल मेटामर्स, और बना सकते हैं। दे आर ऑल मेटामर्स। समझ में आया मेटामेरिज्म? तो मेटामेरिज्म इज ए केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लास्ट आता है 6 7 आंसर। That is tautomerism. टॉटोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म बहुत छोटी सी चीज है, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूं। लेकिन टॉटोमेरिज्म को मैं इतना दमदार मानता हूं कि आईआईटी जेईई में टॉटोमेरिज्म से लगभग हर साल एक क्वेश्चन होता है। बट टॉटोमेरिज्म में अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। टॉटोमेरिज्म ये एक रिएक्शन है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। जब आप मेरी किताब एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जाओगे तो वहां पे अकेले टॉटोमेरिज्म को मैंने 4-5 पेज में डिस्कस किया है। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट अभी हम उतना नहीं कर सकते हैं। अभी सिर्फ टॉटोमेरिज्म के आइसोमेरिज्म एंगल को मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि क्या है, बट इट्स ए मच मोर देन दैट। टॉटोमेरिज्म इज ए वेरी ह्यूज ब्रांच, उसका एक स्मॉल पोर्शन केवल आपको देखना है, दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इज वन आउट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। हमें कीटोइनॉल ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2
COH। मैं इसका एक आइसोमर लिखता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड COH H। ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों C3H6O है ना। लेकिन ये दोनों आइसोमर्स थोड़े अलग हैं पीछे के आइसोमरिज्म से। ये दोनों आइसोमर्स आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि रैपिडली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये प्रोपानल यानी कि अगर हम 1 प्रोपानॉल मार्केट से खरीद के लाएंगे तो उसका ये दूसरा वाला आइसोमर फ्री गिफ्ट में आएगा। वी कैन नॉट हैव 1 विदाउट 2 और 2 विदाउट 1। बाकी आइसोमरिज्म में ऐसा नहीं था। अगर हम इथानॉल खरीद के लाएंगे तो उसमें डाइमिथाइल ईथर नहीं आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सारे पीने वाले मर जाएंगे, दारू पीने वाले, क्योंकि इथानॉल अल्कोहल वाइन में होता है, ड्रिंक में होता है, C2H5OH, और उसी का आइसोमर CH3OCH3 जहर होता। तो अगर मिल गया तो गया। तो यहां पे ऐसी बात नहीं है। अगर प्रोपानल खरीद के लाएंगे तो साथ में दूसरा वाला आइसोमर जो मैंने लिखा है वो फ्री गिफ्ट है, साथ में आएगा, क्योंकि वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर। तो सबसे पहले तो पीछे जो हमने आइसोमरिज्म पढ़ा था, दे वर ऑल स्टैटिक आइसोमरिज्म, ये डायनेमिक आइसोमरिज्म है, जिसमें आइसोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, रैपिडली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहता है। ऐसे आइसोमरिज्म को हम टॉटोमरिज्म कहते हैं सबसे पहले, इन विच आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Tautomerism is a phenomena in which isomers remain in dynamic equilibrium. Existence of one without other is impossible. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते। अब आ जाओ कीटोइनॉल पे, ये तो टॉटोमरिज्म हो गया। इसमें इस पेयर ऑफ आइसोमर में वो आइसोमर जिसमें कि ये C डबल बॉन्ड O हो, इस आइसोमर को हम कीटो आइसोमर कहते हैं। इस कीटो आइसोमर का कीटोन से कोई लेना देना नहीं है, ये कंपाउंड एल्डिहाइड है। और दूसरा वाला आइसोमर को हम इनॉल कहते हैं, क्योंकि देखो इन ऑल ये आया है एल्कीन और अल्कोहल से, एक ही कार्बन पे इन भी है और ऑल भी है। तो सबसे पहले तो मैंने टर्म बताया कि कीटो इनॉल किसको कहते हैं। इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो एंड इनॉल isomers remain in
डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी हम इनॉल कंटेंट वगैरह कुछ बात नहीं करेंगे, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं, वो सब हम एल्डिहाइड कीटोन में जाके देखेंगे। अभी बिल्कुल एकदम छोटा सा आइसोमेरिज्म पोर्शन इसका देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल वगैरह वगैरह, ये सब उससे रिलेट होता है, तो वो सब हम वहां देखेंगे, अभी बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल नहीं। केवल रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि कौन सा कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। Requirement for keto-enol tautomerism. There must be at least one alpha hydrogen in keto isomer. कीटो आइसोमर में अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जैसे अभी मैंने लिखा था वो कंपाउंड, फिर से मैं उसी को लिख रहा हूं। ये देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा बीटा समझते हो? फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन बॉन्डेड होता है उसको बीटा, बीटा से जो आगे होता है गामा। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और अगर कीटो कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन का करस्पॉन्डिंग इनॉल ढूंढना है तो सिंपली आपको क्या करना है, हाइड्रोजन, ये देखो ये बॉन्ड इधर कर देना है, इसको ऊपर शिफ्ट करके, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे ले जाकर रख देना है। CH3CH डबल बॉन्ड COH H, ये हो गया इनॉल और ये हो गया कीटो। अगर ये नहीं होगा तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड के लिए कुल कितने इनॉल टॉटोमर एग्जिस्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों साइड से टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अगर राइट साइड से हुआ, राइट साइड से, तो बताएं ये बनेगा कि नहीं। और अगर लेफ्ट साइड से हुआ तो मैं अब इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड COH CH3। अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता है तो स्टीरियो आइसोमर भी बताना पड़ेगा। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने पढ़ाया तो इतना तो सीख ही लिया होगा, ज्योमेट्रिकल वगैरह। ये सेकंड वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी है। अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म छोड़ के तो 2, अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म काउंट करना हो तो सेकंड वाले में दोनों होगा, स्ट्रक्चरल भी स्टीरियो भी। उसको अगर ड्रॉ करोगे 3D में तो OH और H सेम साइड में आ सकता है, अपोजिट साइड में आ सकता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। समझ गया? और डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, डज नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, डज नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि
अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना इसमें कि कई बार अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हुए भी टॉटोमरिज्म नहीं शो होता है। एक एग्जांपल दिखाता हूं भैया। सपोज करो एक कंपाउंड है ऐसा, इसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन तो है बट इट डज नॉट शो वाई। बनाते हैं, पहले देखते हैं बनाने के बाद गड़बड़ी क्या है उसमें। अगर इसका हम इनॉल टॉटोमर बनाए, तभी मैंने आपको बताया था अल्फा हाइड्रोजन देके पाई बॉन्ड आगे दे देना हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। यहाँ पे OH डबल बॉन्ड और ये पहले से ही है डबल बॉन्ड, ये होगा ना। ये देखो किसी रिंग में दो कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, स्मॉलर रिंग में खास करके 10 कार्बन वाले रिंग से आगे ये सब पॉसिबल होता है, लेकिन अप टू 6-7 कार्बन कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि ये कार्बन sp है जहां पे लीनियर स्ट्रक्चर चाहिए, लीनियर भी और रिंग भी, दोनों कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। So highly unstable और इसलिए ये टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। एक स्ट्रक्चर देखो ऐसा, ये मान लो ऐसा। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन है अरे है कि नहीं? है ना? नो की वजह से मेरी जिंदगी है हो गई है। बिना स्टूडेंट के ही पढ़ा रहा हूं तो आदत हो गई है पूछने का। है नॉर्मल में किसी से बात करता हूं तो पूछता हूं बताओ हाँ कि ना, पता क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? अब शो करेगा टॉटोमरिज्म? नहीं। क्यों नहीं? जरा पहले लिख देते हैं। डज नॉट शो कीटोइनॉल क्योंकि अगर इसका इनॉल टॉटोमर बना दें हम, अगर इसका इनॉल टॉटोमर बना दें हम ऐसा, तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, इसे हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन पे प्लेनरिटी नहीं आ सकता, और अभी उस पर अगर डबल बॉन्ड बना दिया आपने तो sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट, जो पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड कार्बन पे कभी प्लस चार्ज नहीं आता, कार्बोकैटायन नहीं बनता ड्यू टू लैक ऑफ प्लेनरिटी। अल्काइल हैलाइड में आपको मैं पढ़ाऊंगा एक बार्ट्स रूल इसको लेके। अभी सिंपल ये रखो कि ब्रिज हेड कार्बन पे प्लेनरिटी नहीं आ सकता, और इसलिए ब्रिज हेड कार्बन कभी sp2 या sp नहीं हो सकता। तो इन सब में अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म नहीं शो कर सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा दो तो आपने दिखा दिया, बाकी यही दो हैं और तीसरा नहीं है कोई। रिंग में दो लगातार डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ब्रिज हेड कार्बन पे पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। समझ गया? तो आज इतना ही ज्ञान, अब आगे करो ध्यान, और थोड़ी देर बाद फिजिक्स का लेक्चर देखो। एंड डोंट टेक इट लाइटली, इसको सिंसियरली और सीरियसली लेना है।
महाभारत शुरू हो गया है और मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। बाकी आगे देखेंगे, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तो जो जेन्युइनली रिक्वायर्ड है वही मैं कर रहा हूं, जो मुझे करना चाहिए वही मैं कर रहा हूं, इसकी चिंता किए बिना कि वो क्या सोचेंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 1-2 दिन में मैथ्स की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हमने बात किया है एक सर से, ही इज फ्रॉम IIT कानपुर एंड ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। देखते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।